बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर अब्बास। इस वीडियो का टॉपिक है टैलेंट मैनेजमेंट। मगर आपको खुशी होगी कि टैलेंट मैनेजमेंट की ये फिलॉसफी हमारे सूफीज की विजडम के अंदर से मैंने रिसर्च की है। टैलेंट मैनेजमेंट है क्या, इसका गुर सबसे पहले हम सीखते हैं वारिस शाह से। वारिस शाह मेरी निगाहों में एक बहुत ही आला पाए के मैनेजमेंट और लीडरशिप गुरु और थॉट लीडर हैं। वो फरमाते हैं, वारिस शाह न दबिए मोतियां नू। आई रिपीट, वारिस शाह न दबिए मोतियां नू, फुल अग दे विच न साड़िए जी। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। वारिस शाह न दबिए मोतियां नू, फुल अग दे विच न साड़िए जी। दोस्तों, कामयाब लीडर की एक निशानी ये भी है कि वो दूसरों के टैलेंट से खाइफ नहीं होता, बल्कि उनके टैलेंट को निखरने और फलने फूलने का मौका देता है। आप बिजनेस लीडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कंपनी चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, नॉन प्रॉफिट या कोई मुल्क चलाते हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कामयाब लीडर की एक निशानी ये भी है कि वो दूसरों के टैलेंट से खाइफ नहीं होता, बल्कि उनके टैलेंट को निखरने और फलने फूलने का मौका देता है। वो लीडर समझता है कि उसकी कामयाबी का सारा इन्हिसार उसके साथ करने वाले लोगों की सलाहियत और टैलेंट पर है। जितनी ज्यादा टैलेंट से मालामाल टीम होगी, लीडर के लिए कर दिखाना, अपने हदफ को अचीव करना उतना ही आसान हो जाएगा। वारिस शाह की टैलेंट मैनेजमेंट की ये फिलॉसफी बहुत शानदार है। वो आपसे ये सवाल करते हैं कि मोती दबाने के लिए होते हैं या फिर सजाने के लिए। नाम नेहाद लीडर अपनी टीम के मोतियों को दबा देते हैं, उन्हें रंग दिखाने का मौका ही नहीं देते। फूलों का मुकाम अगर समझना है तो ये जान लीजिए कि फूलों का मुकाम आग हरगिज नहीं है। इसके बावजूद हम में से कितने लीडर लोगों के टैलेंट को आग में झोंक देते हैं। टैलेंट को दबाना छोड़िए, टैलेंट को उभारिए, रास्ता दीजिए, टैलेंट के आगे से हट जाइए और देखिए फिर टैलेंट आपको क्या रंग दिखाता है। टैलेंट मैनेजमेंट के इस सेंसिटिव मौजू के ऊपर मेरे एक और जबरदस्त मैनेजमेंट फिलोसफर है, उनका नाम है मियां मोहम्मद बख्श। मियां मोहम्मद बख्श की जो फिलॉसफी है टैलेंट मैनेजमेंट की, वो कुछ यूं कहती, फरमाते, कदर फुल्लांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली। कदर फुल्लांदा, ये जो वारिस शाह कहते हैं कि फुल अग दे विच ना साड़िए जी, तो वो भी टैलेंट को फूल से तशबीह दे रहे हैं। और मियां मोहम्मद बख्श फरमा रहे, कदर फुल्लांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुल्लांदा गर्ज की जाने मुर्दे खावन वाली। व्हाट अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक थॉट। मैंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 400 कंपनियों के साथ लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम किया है। मीनिंग उनके टॉप लीडर्स को लीडरशिप की फिलॉसफीज, लीडरशिप की स्किल और लीडरशिप का जो माइंडसेट है वो बिल्ड करने की तरबियत दी है। मेरे कुछ प्रोग्राम्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें 1 to many, मतलब एक तरफ मैं और उस तरफ बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने ऐसे प्रोग्राम भी किए जिसमें एक वक्त में मेरे सामने 100, और फिर एक प्रोग्राम ऐसा भी मैंने लंदन में किया जिसमें अप्रोक्सीमेटली 6000 लीडर्स वहां पे मौजूद थे। और कुछ लीडरशिप इंटरवेंशंस मेरी 1 to 1 होती, मीनिंग उस तरफ उस कंपनी का सीईओ और इस तरफ मैं होता हूं। और मैं अपने इस इतने सारे 20 साल के तजुर्बे की बेसिस पे ये कह सकता हूं कि मेरा मुशाहिदा है कि अक्सर इदारों में लीडर और लोगों के दरमियान इतनी बड़ी रुकावटें हायल होती हैं कि लीडर को अपनी टीम के असल टैलेंट का पता ही नहीं चलता। जब टैलेंट का पता ही नहीं चलेगा तो उन्हें टैलेंट की कदर कैसे होगी। मैंने देखा है कि जनरल इलेक्ट्रिक यानी जी जैसी बड़ी कंपनी में सीईओ और ह्यूमन रिसोर्स का जो चीफ है, वो कंपनी के टॉप के 600 टैलेंटेड लोगों को न सिर्फ उनके नाम से जानते हैं, बल्कि वो इनके खानदान, इनके पसंदो नापसंद और मशागिल से भी वाकिफ होते हैं। यही वजह है कि वहां काम करने में लोगों को खुशी महसूस होती है। इन्हें पता होता है कि उनके टैलेंट की कदर की जा रही है।
जी जैसी कंपनियां और उनके टॉप के लीडर्स बुलबुल की तरह हैं, जिन्हें फूलों की कदर है, क्योंकि बुलबुल की तरह इनका दिमाग और दिल साफ होता है। जैसे कि वारिस शाह ने कहा कि कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली। इसके बरक्स मुर्दे खाने वाली गर्ज की तरह कुछ खोटे लीडर अपने इदारे के टैलेंट पर यूं गरजते हैं कि टैलेंट के सभी फूल मुरझा जाते हैं। अगर आप अपने इदारे के टैलेंट की कदर नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कोई और इदारा तो उनकी कदर कर ही लेगा। अपने इदारे के अंदर मौजूद टैलेंट की कदर ना करने वालों के लिए मियां मोहम्मद बख्श एक बार फिर अपनी लीडरशिप विजडम कुछ यूं पेश करते हैं। मरमर एक बनावन शीशा, मार वट्टा एक भंदे, दुनिया उत्ते थोड़े रहंदे, कदर शनास सुखंदे। टैलेंट की कदर करने का मतलब है क्या? लोगों के टैलेंट को मापने का सही प्रोसेस बनाना, लोगों को शफाफ तरीके से परखना, उनकी सलाहियत, खूबियों और उनके शौक के मुताबिक उन्हें जिम्मेदारियां सौंपना। टैलेंट की कदर करने का यह मतलब भी है कि बतौर लीडर उनके करियर में दिलचस्पी लेना, उनके टैलेंट को निखारने के लिए इन्हें तालीम और तरबियत के अमल से मुसलसल गुजारते रहना, इनको तरक्की के मुनासिब मौके मुहैया करना और इनकी कामयाबी में एक अहम पार्टनर की तरह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते जाना। टैलेंट मैनेजमेंट का एक पहलू यह भी है कि गलत लोगों को आप बड़े प्यार से अपनी टैलेंट की पाइपलाइन से निकाल बाहर करें। जब जिम कॉलिंस अपनी किताब गुड टू ग्रेट में सही लोगों को, सही बंदों को बस में बिठाने और गलत लोगों को बस से उतारने की बात करता है तो बात समझ में आती है। मियां मोहम्मद बख्श अपनी बात इस अंदाज में करते हैं कि बात दिल में उतर जाती है। गलत लोगों को अपने इदारे से निकाल बाहर नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूसरों के रास्ते की दीवार बन जाएंगे ये लोग। वो गलत अक़दार को फरोग देंगे, वो इदारे के लिए बदनामी का बायस बनेंगे, वो आपकी लीडरशिप पाइपलाइन को ब्लॉक कर देंगे। और मियां मोहम्मद बख्श आपको आगाह कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि बुरे बंदे दी सोहबत इवें जिवें दुकान लोहारा ते चुंग चुंग के लख कपड़े बइए, चिंगा पैन हजारा। चिंगा पैन हजारा, चिंगा कहते हैं वो छोटी छोटी चिंगारियां जो लोहार की दुकान के ऊपर, चूंकि लोहे का काम है और लोहे को भट्टी में डाला होता है और उसमें से फिर चिंगारियां निकलती है। और क्या सादा अंदाज के अंदर मियां मोहम्मद बख्श ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोहार की दुकान पर आग की भट्टी के करीब बैठे हुए लोग जितना मर्जी खुद को बचा के रखे, कभी कभार उठने वाली चिंगारियां उनके कपड़ों पे जरूर गिरेंगी। इसी तरह गलत लोगों के कारनामों से आपकी जात और इदारे पर भी छींटे पड़ेंगे। उनकी सोबत से बचिए। सही लोगों के टैलेंट को परवान चढ़ाना जितना जरूरी है उतना ही अहम गलत बंदों को गेट की राह दिखाना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल फिलॉसफी बाय मियां मोहम्मद बख्श। सो लीडरशिप गुरु सुल्तान बाहू यहां मियां मोहम्मद बख्श की ताईद में अपना नजरिया फिर कुछ यूं पेश करते हैं। वो फरमाते हैं कि जेड़े था मट्टी दे भांडे कदी ना होंदे कांजे हूं, ते जेड़े मुड कदीम दे खेड़े कदी ना होंदे रांझे हूं। जेड़े मुड कदीम दे खेड़े कदी ना होंदे रांझे हूं। खेड़े और रांझे ये दोनों एक दूसरे का मुतजाद है। वो फरमा रहे कि जो खेड़े हैं उनको जो मर्जी कर लें, जो मुड कदीम, जो पुराने दौर के और पुराने मजे हुए किस्म के खेड़े, वो कभी रांझे नहीं हो सकते। कुछ लोगों में मैन्युफैक्चरिंग नुक्स होता है। इन पे जितना मर्जी वक्त, ताकत, पैसा और वसाइल लगा ले, उनकी फितरत इन्हें कभी बदलने नहीं देती। मट्टी का बर्तन एक बार मट्टी से बन गया तो अब वो स्टील, पीतल या शीशे का बर्तन होने का ढोंग
نہیں رچا سکتا. جو عمر بھر کھیڑا رہا ہو اس پہ جتنا مرضی زور لگا لے وہ کبھی رانجھا نہیں بن سکتا. رانجھے کا ڈی این اے اور ہے اور کھیڑے کا ڈی این اے اور. بطور لیڈر آپ کا کام ہے کہ رانجھوں سے رانجھوں والا اور کھیڑوں سے کھیڑوں والا کام لیں اور اس اصول کی بنا پہ ان کو جزا و سزا دیں. میاں محمد بخش کے پاس لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ان تمام لوگوں کے لیے ایک خاص پیغام ہے جو غلط لوگوں پر اپنا ٹریننگ کا بجٹ لوٹا رہے ہوتے ہیں. میاں محمد بخش کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ مورخ نو کی پنتھ نصیحت پتھر نو کی پالا. اور یہ جو پالا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں سردی. مورخ نو کی پنتھ نصیحت، یہ جو بے وقوف ہے اس کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مورخ پہ، بلکہ دوسری مثال میں پہلے دوبارہ واضح کر دوں، پتھر نو کی پالا. تو کہتے ہیں جتنی مرضی ٹھنڈ ہو پتھر کو سردی سے کیا لگے. جس طرح پتھر کو سردی سے کوئی سروکار نہیں اور پتھر پہ سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، میاں محمد بخش سادگی سے سمجھا رہے کہ جو بے وقوف ہے، جو کھیڑا ہے، جو مڈ قدیم کا کھیڑا ہے، اس کو جو مرضی نصیحت کر لے اس پہ نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور دوسرے مصرے میں جو میں نے ریسرچ کیا اس میں تو انہوں نے قلم توڑ دیا. وہ کہتے ہیں دودھاں اندر کاگ نوائیے انت کالے دا کالا. دودھاں اندر کاگ نوائیے. سو جو کوا ہے اس کو دودھ کے اندر جتنا مرضی نہلاتے رہے تو نہلانے کے بعد جب نکالیں گے دودھ کے اندر 100 سال بھی پڑا رہے، when you take it out تو وہ کالے کا کالا ہے. So don't waste your budget on the wrong people. یہ نصیحت ایچ آر اور ٹیلنٹ مینجمنٹ اور کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جتنے ماہرین ہیں ان کو میاں محمد بخش کی طرف سے یہ خوبصورت گفٹ ہے کہ جس طرح پتھر پر سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اسی طرح بے وقوف پر نصیحت کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ کچھ لوگ کبھی تبدیل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بالکل اس کوے کی طرح جسے جتنا مرضی دودھ میں نہلاتے رہے وہ آخر میں کالے کا کالا ہی رہتا ہے. تو کیا آپ کو اختلاف ہے میاں محمد بخش کی فلسفی سے؟ تو پھر چلیں بابا فرید کی ہی بات مان لیں. اب بابا فرید کیا کہتے ہیں؟ میں نے ریسرچ کیا ان سارے صوفی فلاسفرز کو اور میں نے ان کی وزڈم سے ٹیلنٹ مینجمنٹ کے ایسے ایسے گوہرے نایاب نکالے جو حیران اور پریشان کن ہے. بیوٹیفلی پوٹ. بابا فرید کہتے ہیں جوبن جاندے نہ ڈرا جے شوہ پریت نہ جاوے کتنی جوبن پریت بن سک گئے کم لائے. بابا فرید تھوڑی مشکل پنجابی بولتے ہیں، ان کی زبان تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جوبن اور پریت کا چولی دامن کا ساتھ. کسی شخص کے اوپر جو جوبن ہے، جوانی ہے، اور اس سے جو محبت کی جاتی ہے اس کا آپس میں بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے. جس پہ جتنا زیادہ جوبن ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ محبت کرنے والے لوگ ملتے ہیں. یہ بات تو آپ جانتے ہیں. لیکن جوبن کو پریت نہ ملے تو پھر جوبن کس کام کا؟ جوبن کسی فرد کا دوستو وہ ٹیلنٹ بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے جسے لیڈر کی طرف سے پریت چاہیے. پریت مل جائے اس کا مطلب ہے کہ ٹیلنٹ کو تسلیم کر لیا جائے، اس کی پرورش کر لی جائے، ٹیلنٹ کو نکھار دیا جائے. اور کتنے ہی ادارے ہیں جہاں لوگوں میں جوبن یعنی ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، جوبن ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، لیکن کسی پریمی کی نظر اس ٹیلنٹ کو پہچانتی ہی نہیں ہے. اگر جوبن کو ایک سچا پریمی مل جائے جو اس کے جوبن کی قدر کرے، اس کو سراہے، جو اس کے نکھرنے، سجنے، سنورنے کی وجہ بن جائے تو جوبن کو 4 چاند لگ جائیں گے. یہ پریت ہی تو ہے جو رف ٹیلنٹ کو ورلڈ کلاس ٹیلنٹ بنا کے رکھ دیتی ہے. لیکن پریت نہ ملنے کے سبب جوبن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. پریت کی تلاش میں جوبن مارا مارا پھرتا ہے، لیکن کوئی پریمی اس سے وہ قدر، عزت
اور تحفظ نہیں دیتا جو ٹیلنٹ کے نکھار کے لیے ضروری ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جوبن خاموشی سے مرجھا جاتا ہے. یہاں پہ بطور لیڈر آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیا آپ کے ادارے میں کہیں کسی کونے میں خاموشی سے کسی کا جوبن مرجھا تو نہیں رہا؟ لوگوں کے جوبن یعنی ان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے آج سے آپ کیا کریں گے؟ خود اپنے ٹیلنٹ کو آپ اپنی ہی پریت سے کب تک محروم رکھیں گے؟